हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 2 मार्च 2024। आज के करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ क्लास को पूरा देखें। इस क्लास में आप सभी को करंट अफेयर क्वेश्चन, साथ में उसकी व्याख्या और लल्लन टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा। तो बस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है। हम पूरी क्लास को 20 से 22 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। तो बस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरी कंप्लीट कंटेंट हम इसमें ऐड कर रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के अपने 2 मार्च के करंट अफेयर क्वेश्चन को, जो कि दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में ईरान के इमेजिंग उपग्रह पास-1 को अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया है? तो ईरान के इमेजिंग उपग्रह पास-1 को अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रोसकॉस्मोस। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो पास-1 क्या है? यह उपग्रह है ईरान का उपग्रह है पास-1। इसको लॉन्च किया गया है रोसकॉस्मोस एजेंसी के द्वारा, जो कि रूस की स्पेस एजेंसी है। इससे जो है इस उपग्रह को अगर बात करें किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो सोयूज रॉकेट से लॉन्च किया गया है। यह उपग्रह क्या करने वाला है? तो पास-1 उपग्रह जो है पृथ्वी के ऊपर से जो है पृथ्वी की चित्र यानी कि फ़ोटो खींचने वाला है। तो इसे जो है इमेजिंग उपग्रह भी कहते हैं। तो पास-1 उपग्रह पृथ्वी के ऊपरी सतह का पिक्चर खींचेगा और इसके बाद पूरी डाटा को पृथ्वी पर भेजेगा, जिससे कि अध्ययन किया जाएगा कि किस प्रकार की घटनाएं पृथ्वी पर घटित होंगी। तो आपको याद रखना कि पास-1 उपग्रह को लॉन्च किया गया है सोयूज रॉकेट से, और किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रोसकॉस्मोस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब है आप सभी के लिए लल्लन टॉप प्रश्न, निजी कंपनी का पहला लूनर लैंडर का नाम क्या है? तो इसका नाम है ओडिसियस। अगर बात करें उस कंपनी का क्या नाम है, तो इंटुएटिव कंपनी है। 2 फरवरी, अब ईरान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन कहाँ हुआ था, ये आप सभी को बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईरान में। ईरान की राजधानी का क्या नाम है? ईरान की राजधानी का नाम है तेहरान। क्या नाम है? ईरान की राजधानी का नाम है तेहरान। ये भी आपको याद रखना है। दस्त-ए-लुट, दस्त-ए-कबीर मरुस्थल किस देश में है? तो ये भी ईरान में है। ग्वादर बंदरगाह किसने बनाया है? तो ग्वादर बंदरगाह किसने बनाया है? तो यह बनाया है चीन ने। अगर बात करें किस देश में बनाया है, तो ग्वादर बंदरगाह है पाकिस्तान में। किसने बनाया है? चीन ने बनाया है। इसके बाद जब चीन ने ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में बनाया है, तो उसी के बाद भारत ने भी चाबहार बंदरगाह, अगर पूछे कहाँ पर बनाया था, तो यह बनाया था ईरान में। किसके द्वारा बनाया गया है यह बंदरगाह? तो भारत के द्वारा। एससीओ का 9वां सदस्य देश कौन है? तो एससीओ का 9वां सदस्य देश बना है ईरान। ये भी आपको याद रखना है। सेकंड प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न हमारा दूसरा, हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो उड़ीसा के तट पर डीआरडीओ ने अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, जिसका क्या नाम है? इसका नाम है वसोराद। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो डीआरडीओ ने भी हाल ही में कुछ महीनों पहले वायु रक्षा प्रणाली कौन सी लॉन्च करी है, इसको आप सभी को बताना है। और उस वायु रक्षा प्रणाली में कौन सी मिसाइल यूज होने वाली है, ये भी आपको बताना है। तो अभी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा वसोराद अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का जो है सफल परीक्षण किया गया है। यह पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब कि इस वायु रक्षा प्रणाली को आप पैक करके किसी दूसरे जगह पे जहाँ पे अटैक होना है वहाँ पे ले जाके उसको लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से उसे पोर्टेबल कहते हैं। ठीक है, ये जो है इसे फोल्ड करके एक जो अटैची होता है, जो एक बॉक्स की तरह बना के जो है इसे जहाँ पे अटैक होना है या फिर जहाँ पे युद्ध हो रहा है वहाँ पे ले जाके इसको लगा सकते हैं। इसे ही पोर्टेबल कहते हैं। ठीक है, तो वसोराद को कहाँ सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका सफल परीक्षण किया गया है चांदीपुर उड़ीसा में। ठीक है, वसोराद क्या है? तो यह वायु रक्षा प्रणाली है जो कि डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है, लेकिन यह अत्यधिक कम दूरी की रक्षा वायु प्रणाली है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने पूछा था कि डीआरडीओ वायु रक्षा प्रणाली अभी कुछ मंथ पहले इसका सफल परीक्षण किया था, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था समर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इस समर में जो है जिस मिसाइल का प्रयोग किया जाएगा उस मिसाइल का क्या नाम है? तो उस मिसाइल का नाम है आकाश। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं कुछ देशों के महत्वपूर्ण एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। तो S-400, जिसे ट्रायम्फ भी कहते हैं, यह किस देश का जो है एयर डिफेंस सिस्टम है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा
यह रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है। आयरन डोम यह कहाँ का एयर डिफेंस है, तो आयरन डोम यह इजराइल का है, ये भी आपको याद रखना है। और थर्ड ये कहाँ का एयर डिफेंस है, तो यह यूएसए का एयर डिफेंस सिस्टम है, ये भी आपको याद रखना है। अब आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको बताना है। जैसे कि प्रश्न है आप सभी का, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ये कहाँ पर स्थित है, तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा यह ओडिशा में स्थित है। कहाँ पर, ओडिशा में स्थित है, जिसे व्हीलर द्वीप, इसका पुराना नाम क्या था, तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम था व्हीलर द्वीप, ये भी आपको याद रखना है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यह किस राज्य में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश में किस जगह पे है, तो श्रीहरिकोटा स्थान पर है। इसके बाद विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यह कहाँ है, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम केरल में यह स्थान है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं अपना भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यह कहाँ पर है, तो यह ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। कहाँ है, तो यह ट्राम्बे महाराष्ट्र में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है तीसरा, हाल ही में पहली बार अंटार्कटिका की मुख्य भूमि तक किसने दस्तक दी है। हाल ही में पहली बार अंटार्कटिका की मुख्य भूमि तक किसने दस्तक दी है, बर्ड फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया या हेपेटाइटिस ए। तो बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बर्ड फ्लू। अब इस व्याख्या देखते हैं कि बर्ड फ्लू इसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। यह भी हाल ही में इसने अंटार्कटिका महाद्वीप तक अपना विस्तार कर लिया है। अगर बात करें कि अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भूमि तक, तो मुख्य भूमि डिसेप्शन द्वीप तक इसका विस्तार पाया गया है, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें कि बर्ड फ्लू वायरस है और इसका वायरस का क्या नाम है, तो H5N1। यह H5N1 यह वायरस है किसका, बर्ड फ्लू का, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप के मुख्य भूमि डिसेप्शन द्वीप तक फैल चुका है, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करें कि स्वाइन फ्लू के वायरस का क्या नाम है, तो H1N1 यह जो है स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम है। अभी हाल ही में भारत को जो है बर्ड फ्लू घोषित किया गया है, ये भी आपको याद रख लेना है। अब अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारा है श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं, तो अंटार्कटिका को कहते हैं। वैज्ञानिकों और अनुसंधानों को समर्पित महाद्वीप कौन सा है, तो यह भी अंटार्कटिका है। भारत की तरफ से 3 मिशन भेजे गए हैं अंटार्कटिका महाद्वीप पर। पहला है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है भारती और तीसरा है मैत्री। जिनमें से दक्षिण गंगोत्री जो है अभी जो है फिलहाल के लिए यह बंद हो चुका है और 2 चालू है, एक तो भारती और दूसरा मैत्री चालू है। बिस्टाक स्थान यह कहाँ है, तो बिस्टाक स्थान भी अंटार्कटिका महाद्वीप पर है और यहाँ पे सबसे न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। राज सागर किस महाद्वीप में है, तो राज सागर भी अंटार्कटिका महाद्वीप पर पाया जाता है। इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो यह भी है राज सागर, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप में पाया जाता है। इसके बाद है आपका पाल्मर प्रायद्वीप, यह बर्फ विहीन क्षेत्र है। अंटार्कटिका महाद्वीप का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बर्फ नहीं पाया जाता, वहाँ पे मिट्टी पाई जाती है, उसका नाम है पाल्मर प्रायद्वीप, ये भी आपको याद रखना है। और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट विल्सन मैसिफ है। और बेडेल सागर किस महाद्वीप पर है, तो यह भी अंटार्कटिका पर स्थित है। और अंटार्कटिका पर एक सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है माउंट इरेबस, ये भी आपको याद रखना है। अंटार्कटिका पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, माउंट इरेबस है। ये आपका है अंटार्कटिका महाद्वीप, ये है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। मैं आपको बता दूं, ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये पाल्मर प्रायद्वीप है। यहाँ पे जो है ये बर्फ विहीन क्षेत्र है। इसके बाद बात करें रॉस सागर कहाँ पे है, तो रॉस सागर यहाँ पे है, बेडेल सागर यहाँ पे है, आप याद कर सकते हैं। और माउंट मैसिफ जो है, जो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, इस स्थान पे स्थित है। और इसके बाद अगर बात करें माउंट इरेबस, जो कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यहाँ पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं अपना। हमारा प्रश्न है चौथा, हाल ही में भारत ने किस नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका है। तो भारत ने किस नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा रावी नदी पर। इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था। और यह समझौता किसने करवाया था, तो विश्व बैंक ने करवाया था भारत और पाकिस्तान के बीच में।
विश्व बैंक ने बताया था कि जो सिंधु, झेलम और चेनाब, इन 3 नदियों का पानी जो है 80% पानी जो है पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी भारत यूज करने वाला है। और जबकि रावी, ब्यास, सतलुज, इन 3 नदियों का 80% पानी भारत यूज करेगा, जबकि 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। अभी जो है कुछ महत्वपूर्ण बांध बनाए गए हैं भारत के द्वारा इन 3 नदियों पर। आप ध्यान देंगे, इन 3 नदियों पर भारत के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बांध बनाए गए हैं, इसे आप याद रखेंगे। तो रावी नदी पर थीन बांध, जिसे रंजीत सागर बांध भी कहते हैं, ये बनाया गया है। और अभी हाल ही में जो है, जो हमारे प्रश्न में पूछा गया है, तो शाहपुरा कैंडी बांध बनाया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर स्थित है, जिसका नाम है शाहपुरा कैंडी, जो कि रावी नदी पर बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। भारत ने पाकिस्तान में जाने वाले रावी नदी के पानी को रोक दिया है एक नया बांध बनाकर, जिसका नाम है शाहपुरा कैंडी बांध। ये आपको याद रखना है, जो कि जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर स्थित है। ब्यास नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो पौंग बांध बनाया गया है। सतलुज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध बनाया गया है। उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना, यह किस नदी पर बनाए गए हैं? आप सभी को बताना है। उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना, यह किस नदी पर बनाए गए हैं? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा झेलम नदी पर। ठीक है, किस नदी पर बनाए गए हैं? तो झेलम नदी पर बनाए गए हैं। दुलहस्ती, बगलीहार, रैटल, पकलडुम और सलाल, ये सभी परियोजनाएं किस नदी पर बनाई गई हैं? तो यह बनाया गया है चेनाब नदी पर। ये आपको याद रखना है। इसके बाद देख लेते हैं सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो ये आपका हो जाता है महत्वपूर्ण सिंधु नदी, ठीक है, जो ऊपर से आती है। सिंधु नदी या इसे इंडस नदी भी कहते हैं। इसकी सहायक नदियाँ हैं झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। तो ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अगर बात करें सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो वह चेनाब है। ठीक है, तो सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो वह चेनाब है। ये आपको याद रखना है। बाकी सिंधु की जो भी सहायक नदियां हैं आप चित्र में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हमारा प्रश्न है 5वां। हाल ही में ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई हड़प्पा युगीन की किलेबंदी बस्ती मोरोधारो कहाँ स्थित है? ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई हड़प्पा युग की किलेबंदी मोरोधारो स्थान कहाँ पर स्थित है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में मोरोधारो स्थान स्थित है। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो मोरोधारो या हड़प्पा युगीन किलेबंद बस्ती है, जो कि गुजरात में स्थित है। इसको किसने खोजा है? तो ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविदों ने इसको खोजा है। और इसमें जो है पाया है कुआं, दफन गुफा, मिट्टी के बर्तन, ये सभी वस्तुएं जो है मोरोधारो से प्राप्त हुई हैं, जो कि गुजरात में यह स्थान पाया गया है। और खोजा किसके द्वारा गया है? तो ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविदों द्वारा यह खोजा गया है। अब सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे है कि कांस्य युगीन, यह कांस्य युगीन सभ्यता है, इसे आद्य ऐतिहासिक कालीन भी कहते हैं। अगर बात करें कि सिंधु सभ्यता का जो है विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो इसे आप देख सकते हैं। ये आपका हो जाता है नॉर्थ, ये आपका नीचे वाला साउथ, इधर आपका ईस्ट और यहाँ पे आपका वेस्ट हो जाता है। ठीक है, ये 4 विस्तार हैं जो कि सिंधु सभ्यता इन्हीं क्षेत्र में पाई जाती है। तो नॉर्थ में आपका पाया जाता है मांडा, और दक्षिण में आपका पाया जाता है दैमाबाद, और पूर्व में पाया जाता है आपका आलमगीरपुर, और इसके बाद सूतकांगेडोर जो ही आपका पश्चिम में पाया जाता है। तो ये सिंधु सभ्यता का विस्तार है। इसके बाद बात करें कि हड़प्पा की खोज किसने करी थी, मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी, मृतकों का टीला किसे कहते हैं, धौलावीरा स्थान कहाँ पे है, कालीबंगा स्थान कहाँ पे है। तो हमारा पहले देख लेते हैं कि हड़प्पा की खोज किसने करी थी। तो हड़प्पा की खोज किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा, ये आपको याद रखना है। और यह स्थान कहाँ पे है? हड़प्पा स्थान है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी? तो रखालदास बनर्जी ने करी थी, और यह भी स्थान कहाँ पे है? तो यह भी पाकिस्तान में है। मृतकों का टीला किसे कहते हैं? तो यह मोहनजोदड़ो को कहते हैं। धौलावीरा स्थान कहाँ पे पाया जाता है? तो यह गुजरात में पाया जाता है। धौलावीरा स्थान गुजरात में पाया जाता है। और इसमें 3 भाग थे। सभी जो स्थान थे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सूतकांगेडोर, ये सभी स्थानों पे जो है 3 भाग थे, 2 भाग थे, जबकि धौलावीरा में 3 स्थान था, एक पूर्वी, दूसरा मध्य और तीसरा पश्चिमी। तो 3 भागों में बटा हुआ सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थान कौन सा है? तो वह धौलावीरा है। इसके बाद कालीबंगा जो है आपका, कालीबंगा पाया जाता है आपका राजस्थान में। इसे कालीबंगा को जुते हुए खेतों की उपमा दी जाती है। यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। और कालीबंगा स्थान कहाँ पे है? तो राजस्थान में है।
लोथल यह एक प्रकार का पोर्ट है यानी बंदरगाह है। यह गुजरात में पाया जाता है। राखीगढ़ी स्थान जो है आपका हरियाणा में है। बनावली आपका स्थान कहाँ पे है? तो बनावली आपका स्थान है यहाँ पे जो है विश्व की एकमात्र संग्रहालय स्थापित की गई है। और यह स्थान, ये दोनों स्थान कहाँ पे हैं? तो ये दोनों स्थान है हरियाणा में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं छठा प्रश्न, हाल ही में रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पंकज कुमार चटर्जी को। इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 इसकी शुरुआत कब की जाती है? तो 2017 में किया जाता है। इस बार इसका 7वां क्रम था। और यह पुरस्कार जो है सिर्फ भारत और फ्रांस के लेखकों को ही दिया जाता है। इस बार 2024 में रोलैंड पुस्तक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पंकज कुमार चटर्जी को दिया गया है, जो कि बांग्ला भाषा के अनुवाद के लिए इन्हें दिया गया है। इन्होंने बांग्ला भाषा में किसका अनुवाद किया है? तो स्टालिनर दीवान नाम के उपन्यास को इन्होंने ट्रांसलेट किया है बांग्ला भाषा में, इसलिए इन्हें जो है रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ये आपको याद रखना है। नाम क्या है? पंकज कुमार चटर्जी। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। अभी हाल ही में 2 लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। गुलजार को उर्दू भाषा के लिए और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को संस्कृत भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में प्रदान किया गया है। इसके बाद बात करते हैं पद्म विभूषण पुरस्कार अभी हाल ही में 5 लोगों को दिया गया है। पद्मा सुब्रमण्यम, वेंकैया नायडू, चिरंजीवी, बिंदेश्वर पाठक और वैजयंती माला। इन सभी में एक व्यक्ति को आपको याद रखना है। इन्हें जो है मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बिंदेश्वर पाठक को। भारत रत्न ये भी 5 लोगों को प्रदान किया गया है। पहले नंबर पर कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव। इन सभी को जो है भारत रत्न 2024 में सम्मानित किया जाएगा। 7वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2024 कहाँ जारी हुई है? भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2024 कहाँ जारी हुई है? तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान से यह रिपोर्ट जारी की गई है। इसकी व्याख्या है पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2024 यह किसके द्वारा जारी किया गया है? तो CSE यानी सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के द्वारा पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है। और यह रिपोर्ट कहाँ से आती है? तो राजस्थान से आती है। यहाँ पे जो है अनिल अग्रवाल संवाद हुआ, इसके बाद जो है पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि 2023 में 122 वर्षों में सबसे गर्म वर्ष रहा है। तो 2023 यानी कि पिछला वर्ष 122 वर्षों में सबसे अधिक गर्म वर्ष रहा है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद सर्वाधिक मौसम संबंधी घटनाएं किस प्रदेश में हुई हैं? तो यह हिमाचल प्रदेश में हुई हैं। और सबसे अधिक मौतें किस राज्य में हुई हैं? तो सबसे अधिक मौतें हुई हैं बिहार राज्य में। तो ये आपको याद रखना है। पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक मौतें किस राज्य में हुई हैं? बिहार में। सबसे ज़्यादा मौसमी घटनाएं हिमाचल प्रदेश में। और सबसे गर्म वर्ष किस वर्ष को बताया गया है? 2023 को बताया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट यह हर 2 वर्ष में जारी किया जाता है। और कहाँ से जारी किया जाता है? देहरादून से जारी किया जाता है। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट की स्थापना कब की जाती है? तो 1987 में की जाती है। ये भी आपको याद रख लेना है। 8वां प्रश्न हमारा, हाल ही में 1 मिसाइल 1 टैंक के तहत पूर्वी कमान त्रिशक्ति कोर ने फील्ड फायरिंग अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। इसके लिए पूरी व्याख्या देखते हैं। तो फील्ड फायरिंग अभ्यास इसका आयोजन पूर्वी कमान के त्रिशक्ति कोर ने इसका आयोजन किया है। और कहाँ पर किया है? तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज, पश्चिम बंगाल में फील्ड फायरिंग अभ्यास का आयोजन किया गया है। किसके द्वारा? पूर्वी कमान त्रिशक्ति कोर के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज, पश्चिम बंगाल में। इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम रखी गई है 1 मिसाइल 1 टैंक। इसकी मतलब एक इंसान या फिर एक सेना निकलेगी, वह एक टैंक को उड़ाने के लिए अपना टारगेट साधेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से फील्ड फायरिंग अभ्यास 2023-24 का जो थीम है 1 मिसाइल 1 टैंक, इसका थीम रखा गया है। इसका आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया है। और किसके द्वारा? पूर्वी कमान के त्रिशक्ति कोर के द्वारा इसका आयोजन किया गया है पश्चिम बंगाल में। स्पेशली जगह पूछे तो तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया है। अगर बात करें कि तीस्ता नदी जल विवाद किन देशों के बीच में है, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी जल विवाद है। ये भी आपको याद रख लेना है। और तीस्ता नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो यह सिक्किम में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा प्रश्न है 9वां,
हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी का निधन हुआ है? तो हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी का निधन हुआ है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा। इसके लिए पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो ब्रायन मुलरोनी अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अगर बात करें वर्तमान में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो जस्टिन ट्रूडो हैं। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अब देख लेते हैं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। विश्व का अब हम चलते हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद कनाडा यूएसए के बीच सीमा का निर्धारण कितनी डिग्री अक्षांश से होता है? तो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कनाडा और यूएसए के बीच सीमा का निर्धारण किया जाता है। वहीं यूएसए और मैक्सिको के बीच सीमा का निर्धारण रियो ग्रांडे नदी के द्वारा किया जाता है। कनाडा की राजधानी का नाम है ओटावा। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद मॉन्ट्रियल जगह जो है यह कनाडा में है। यहाँ पे 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत संरक्षण सम्मेलन हुआ था। इसके बाद विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कहाँ पे है? तो यह विनिपेग में है। और यह विनिपेग स्थान कहाँ पे है? तो यह भी कनाडा में है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं और आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में पहला यूईएफए महिला नेशंस लीग का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पेन ने जीता है। यूईएफए महिला नेशंस लीग का खिताब स्पेन ने जीत लिया है। किसको हरा के? तो फ्रांस को हरा के। इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो यूईएफए महिला नेशंस लीग यह जो है फुटबॉल का कप है। इसका पहली बार आयोजन किया गया है। कहाँ पे? इसका होस्ट फ्रांस, नीदरलैंड और स्पेन में इसका आयोजन किया गया था। जिसमें देख लेते हैं विजेता कौन बना है। तो फाइनल मुकाबला स्पेन और फ्रांस के बीच खेला गया था। तो इसमें फाइनल मुकाबला में विजेता बना है स्पेन और उप विजेता बना है फ्रांस। तो विजेता टीम पूछे स्पेन हो गया है और उप विजेता है फ्रांस। ये आपको याद रखना है। और इसमें जो है बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? तो एताना बोनमाटी को बेस्ट प्लेयर का खिताब दिया गया है। ये आपको याद रखना है। और एताना बोनमाटी किस देश की प्लेयर है? फुटबॉल प्लेयर है। तो यह फ्रांस की फुटबॉल प्लेयर है। ये भी आपको याद रख लेना है। इसके बाद हमारा है नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह। तो राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? नई दिल्ली में। ये भी आपको याद रख लेना है। स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 10 क्वेश्चन और साथ में अपने लल्लन टॉप प्रश्नों को व्याख्या से सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।